लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट 5। मोटेराम बोले, अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक ना लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह ना जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसे झेंपे की मुँह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा ना थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी। लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा ना सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मानते थे तो, पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढकना ज़रूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया और कहाँ भी तो उच्च स्वर में यह दुष्ट भी कान लगाए सुन रहा था। किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? न जाने किस मशहूर की सूरत देखी थी यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली और रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली बोली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? भालचंद ने कहा, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली ने कहा, न जाने किसका मुँह देखा था। भालचंद ने कहा, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली बोली, जाने भी तो, जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना तो क्या परवाह है? जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भालचंद बोले, जो जान ना पाएंगे। आओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दो, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत अस्ताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल से कहा, धत्तेरी मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर उसे उल्लू बना लूँगा। इस फेर में न रहना, यह तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़ेंगे। कल्याणी के सामने जब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव था। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद पर ऐसे क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी हुई थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी बोली, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा ने कहा, वही चंदर तो
कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी बोली, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा बोली, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी बोली, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा बोली, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी बोली, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती, आग नहीं लगी वह हमारे यहाँ ब्याह ना करेंगे। कृष्णा ने कहा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना। कल्याणी ने कहा, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने के लिए रुपए नहीं। कृष्णा बोली, क्या बड़ी लालची है अम्मा? कल्याणी बोली, लालची नहीं तो और क्या है, पूरी कसाई निर्दयी दगाबाज हैं। कृष्णा बोली, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उसके इधर कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ और रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमुत्सनों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती है, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास दुनिया के सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत ना थी, अच्छे वर की ज़रूरत ना थी। अभागनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता? अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो कुआ हुआ काहे का? दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितना विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम ना था, अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्ति नहीं करा सकता। उसे अपने लड़के अपने लड़कियों से कहीं ज़्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली का पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का मकान था, कुछ नगद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोतीराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे ही और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज़ दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोतीराम ने पदार्पण किया। कल्याणी बोली, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? निमंत्रण आ गया, कई दिन से तार माल ना मिले थे। मैंने कहा कि लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं, अभी उधर ही से लौटा आ रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी बोली, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोतीराम बोले, कार्य क्यों न सिद्ध होगा, भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कराया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ, उसमें से आप चाहे जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़की का बाँक डाक के सींगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है, घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2-2 हजार में बात तय हो जाएगी। मांगते तो यह 3,000 हैं। कल्याणी ने कहा, लड़के के कोई भाई हैं? मोती बोले,
नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। यह लड़का रेल के सींगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट, कसरती जबान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी ज़मींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी बोली, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती, देखकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। मोटे राम ने कहा। तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेतीबाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है, कचहरी अदालत के काम में चतुर है, दुहाजी है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए, उसमें कोई संतान नहीं, लेकिन रहना सहना मोटा है। पीसना कूटना घर ही में होता है। कल्याणी वो कुछ दहेज मांगते हैं। मोटे राम ने कहा, इसकी कुछ ना पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखी। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 का आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाए है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेने देने का झगड़ा नहीं। कल्याणी बोली, खानदान कैसा है? मोटे राम ने कहा, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उस छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवा कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं है। खानदान न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 हैं। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी बोली, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटे राम बोले, मुझे तो 2 वर पसंद है। एक वह जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी ने कहा, मगर पहले के तो खानदान में आप दोस्त बताते हैं। मोटे राम ने कहा, हाँ, यह दोस्त तो है, छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी बोली, यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएंगे? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और मुँह फैलाएं। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं, भोजन मिलता जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटे राम ने कहा, आप खूब सोच विचार लें, मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कराऊंगा, मगर 1000 का मुँह न देखिए। छापे खाना वाला लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसा यह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी ने कहा, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए, कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पी कर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग में सुख भोगना बधा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराइए। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम।